नमस्कार दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत को बिल्कुल सरल, आसान और परीक्षा उपयोगी तरीके से समझने वाले हैं। ये विषय एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, यूपीएससी तथा सभी स्टेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर वर्ष कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सभी 5 वंश जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, प्रमुख सुल्तानों का शासन, प्रशासनिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण युद्ध, स्थापत्य कला, प्रसिद्ध स्मारक तथा परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहलल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं घटनाओं को भी आसान भाषा में समझेंगे। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रिवीजन साबित होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम हर महत्वपूर्ण तथ्यों को ऐसे समझेंगे कि उसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने से पहले उसका जो बेसिक है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, यानी कि उसका बुनियादी चीज को थोड़ा सा जान लेते हैं, तब हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, यानी लगभग 320 साल तक दिल्ली पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा। लेकिन इस पूरे समय में किसी एक ही परिवार ने लगातार शासन नहीं किया। इस दौरान 5 अलग अलग राजवंश एक एक करके सत्ता में आए और उन्होंने दिल्ली से अपना शासन चलाया। ये 5 राजवंश क्रम से इस तरीके से हैं कि पहला आता है गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश या फिर दास वंश भी कहा जाता है। उसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। दूसरा आता है खिलजी वंश, जिसका कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला। तीसरा आता है तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला। चौथा आता है सैयद वंश, जिसका कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला। पांचवा आता है लोधी वंश, जिसका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला। ये लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी यानी कि अंतिम वंश है। उसके बाद मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत काल में फारसी यानी कि पर्शियन को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब है कि उस समय सरकार से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण काम जैसे शाही आदेश, प्रशासनिक दस्तावेज, न्यायालय की रिकॉर्ड, सरकारी पत्र व्यवहार और राजस्व संबंधी अभिलेख मुख्य रूप से फारसी भाषा में लिखा जाता था। इसलिए यदि किसी को प्रशासन या दरबार में महत्वपूर्ण पद पाना होता था तो उसके लिए फारसी भाषा का ज्ञान बहुत उपयोगी माना जाता था। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, जिसे गुलाम वंश या फिर दास वंश या फिर मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिनका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है गुलाम वंश, जिसे दास वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे गुलाम या मामलुक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के शुरुआती शासक पहले अपने स्वामियों के गुलाम यानी कि दास थे, लेकिन अपनी योग्यता, वीरता और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ऊंचे पदों तक पहुंचे और बाद में स्वयं शासक बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना करके भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की।
नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक मूल रूप से मोहम्मद गोरी का दास यानी कि गुलाम था, लेकिन अपनी बहादुरी, सैन्य कौशल और प्रशासनिक क्षमता के कारण वो गोरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसके साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर उसके प्रमुख सेनापतियों ने अपना अधिकार कर लिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और भारत में गुलाम यानी कि मामलुक वंश तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका कार्यकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम यानी कि मामलुक जिसे दास वंश भी कहा जाता है उसका संस्थापक था। जून 1206 ईस्वी में उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ। उस समय लाहौर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था, इसलिए उसने अपने शासन के शुरुआती दिनों में लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाकर वहीं से शासन चलाया। बाद में दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सत्ता केंद्र दिल्ली बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गोरी की भारतीय सल्तनत में मलिक यानी कि उच्च अधिकारी और सिपा सलार यानी कि सेनापति के पद पर कार्य करता था। उसने अपनी बहादुरी और योग्यता से मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लिया था। बाद में गौर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने उसे दास्ता यानी कि गुलामी से मुक्त कर दिया। इसके बाद ऐबक एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम यानी कि मामलुक जिसे दास वंश भी कहा जाता है इस वंश की स्थापना की। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए कुछ स्मारक यानी कि स्थापत्य को। पहला आता है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया। उसने इसका केवल प्रथम तल यानी कि पहली मंजिला बनाया था। यहाँ पर हम कुतुब मीनार का निर्माण कार्य से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज को समझते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। इसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका और केवल पहली मंजिला का निर्माण करा पाया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने अधिकांश भाग का निर्माण पूरा कराया। बाद में प्राकृतिक क्षति यानी कि बिजली गिरने के कारण इसकी ऊपरी मंजिला खराब हो गई, जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराकर दोबारा बनवाया। इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण और उसका अंतिम स्वरूप 3 अलग अलग शासकों के योगदान से पूरा हुआ था। नेक्स्ट आता है दिल्ली के कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि दिल्ली में स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले शुरू हुआ था। यह मस्जिद कुतुब मीनार परिसर यानी कि मेहरौली दिल्ली में स्थित है। बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका विस्तार कराया। परीक्षा की दृष्टि से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब हम देखेंगे अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा को, यानी कि इस 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी के आसपास शुरू करवाया था और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया। माना जाता है कि यह पहले एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर परिसर था, जिसे बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। अब हम देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया उपाधियां के बारे में, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दानशील और उदार स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध था और लोगों को खुलकर दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। इसके अलावा उसकी आवाज बहुत मधुर थी और वो कुरान का सुंदर और स्पष्ट पाठ करता था, इसीलिए उसे कुरान खां की उपाधि भी मिली थी। अपनी अत्यधिक उदारता के कारण उसकी तुलना प्रसिद्ध अरब दानी हामिद ताई से की गई और उसे
हामिद द्वितीय यानी कि दूसरा हामिद भी कहा गया। ये 3 उपाधियां कुतुबुद्दीन ऐबक के दान, उदारता और धार्मिक विद्वता को दर्शाती है। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट नोट को देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। यानी कि यहाँ पर हमने जो पढ़ा कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये एक परिसर में आते हैं और उस परिसर में और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्मारक यानी कि स्थापत्य देखने के लिए मिलता है। तो उन सभी को एक साथ हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और हमें इससे अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो आसानी से हम उसका आंसर दे सकें। यानी कि इस कुतुब परिसर जो कि दिल्ली के महरौली में स्थित है, ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इस परिसर में कई प्रसिद्ध स्मारक एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं। इसमें कुतुब मीनार, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, गुप्त काल का प्रसिद्ध लौह स्तंभ, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा प्रमुख है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि ये सभी महत्वपूर्ण स्मारक कुतुब परिसर यानी कि दिल्ली के महरौली में स्थित है। तो यहाँ पर हम जितने भी स्मारक देखें उन सभी का चित्र एक एक करके हम देख लेते हैं। अभी हमने पढ़े थे कि दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में, तो इस चित्र में आप देख सकते हैं ये है दिल्ली के कुतुब मीनार। नेक्स्ट आता है लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में स्थित है उस कुतुब परिसर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में। नेक्स्ट आता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये भी कुतुब परिसर में आता है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अलाई दरवाजा, ये भी कुतुब परिसर के अंदर आता है जो कि दिल्ली में स्थित है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अलाई मीनार, ये भी कुतुब परिसर के अंदर ही आता है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका भी चित्र आप देख सकते हैं। ये जितने भी स्मारक आपने देखे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, तो ये सभी को आप ध्यान रखो। और एक आता है इल्तुतमिश का मकबरा, इसको भी आप ध्यान रखिए, ये भी कुतुब परिसर के अंदर ही आता है। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक का साहित्यिक संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों और लेखकों का सम्मान करता था तथा उन्हें अपने दरबार में स्थान, आर्थिक सहायता और सुरक्षा देता था। हसन निजामी भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्हें शासक का संरक्षण मिला। इसी कारण वो बिना किसी चिंता के अपनी रचनाएं लिख सकते और साहित्य तथा इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाए थे। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बारे में हम देख लेते हैं। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे लाहौर में दफनाया गया जहां आज भी उसका मकबरा स्थित है। यह मकबरा उसके जीवन और शासन की याद में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह के बारे में। उनका कार्यकाल 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक चला था। यानी कि ये जो आराम शाह थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह दिल्ली के सुल्तान बने थे। यानी कि आराम शाह का शासन बहुत ही कम समय तक चला। वो केवल लगभग 8 महीने ही दिल्ली के गद्दी पर रह सका। इसके बाद इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में हराकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली और स्वयं सुल्तान बन गया। अब हम पढ़ेंगे आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने सल्तनत को मजबूत और स्थिर बनाया। वो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का दास यानी कि गुलाम था, लेकिन अपनी योग्यता और क्षमता के कारण ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। बाद में ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया, इसलिए वो उसका दामाद भी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार यानी कि गवर्नर था। वो वहाँ के प्रशासन और व्यवस्था को अच्छी तरह संभालता था। उसकी योग्यता, कुशल शासन और निष्ठा से प्रभावित होकर बाद में उसे दिल्ली का सुल्तान बनने का अवसर मिला। अब हम देख लेते हैं इल्तुतमिश के सत्ता का सुदृढ़ीकरण के बारे में।
पहला पॉइंट कहता है 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को दिल्ली का वैध यानी कि कानूनी सुल्तान स्वीकार कर लिया। इस मान्यता के बाद उसके शासन को धार्मिक और राजनीतिक वैधता मिली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी और दिल्ली सल्तनत की स्थिति भी अधिक मजबूत हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इसके बाद दिल्ली शासन का मुख्य केंद्र बन गया। राजधानी बनने से दिल्ली का राजनीतिक महत्व बढ़ा और यहीं से पूरे सल्तनत का प्रशासन अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के द्वारा प्रशासनिक सुधार के बारे में। इसमें कहा गया है, इल्तुतमिश ने शासन को मजबूत बनाने के लिए चालीसा दल यानी कि तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया। इस दल में 40 विश्वसनीय और योग्य तुर्क अमीर यानी कि उच्च अधिकारी शामिल थे। ये लोग सुल्तान को शासन, प्रशासन और सैन्य कार्यों में सलाह और सहायता देते थे तथा सल्तनत को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश ने इक़्तार प्रणाली को व्यवस्थित और संगठित रूप दिया। इक़्तार एक भू राजस्व यानी कि भूमि से कर वसूली की व्यवस्था थी, जिसमें राज्य कुछ क्षेत्रों का प्रशासन और कर वसूली का अधिकार अधिकारियों को देता था। इन क्षेत्रों के प्रभावी अधिकारी को मुक्ति या बली कहा जाता था। उनका काम कर वसूला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैन्य सहायता उपलब्ध कराना था। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए मुद्रा व्यवस्था को, यानी कि इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, एक चांदी का टका और दूसरा तांबे का जित्तल। टका बड़े लेन देन के लिए उपयोग किया जाता था, जबकि जित्तल छोटे दैनिक लेन देन में काम आता था। इस सिक्के के जारी होने से व्यापार और आर्थिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और मजबूत हुई। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण के बारे में। इसमें कहा गया है 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल भारत की सीमा तक पहुंच गए थे। उस समय इल्तुतमिश ने बहुत ही समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया। उसने ऐसी नीति अपनाई कि मंगोलों से सीधे टकराव की स्थिति नहीं बनी। इसी सूझबूझ के कारण भारत मंगोलों के बड़े आक्रमण से सुरक्षित रहा और दिल्ली सल्तनत को भारी नुकसान से बचाया जा सका। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का शेष भाग निर्माण को। इसमें कहा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका। बाद में इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिला का निर्माण करवाकर इसे लगभग पूरा करा दिया। इस प्रकार कुतुब मीनार के निर्माण में ऐबक और इल्तुतमिश दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कुतुब मीनार से रिलेटेड और एक फैक्ट जान लेते हैं कि बाद में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उसने इस क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण करवाया और 5वीं मंजिला का निर्माण भी कराया। इसी कारण आज दिखाई देने वाली कुतुब मीनार के अंतिम भाग में फिरोज शाह तुगलक का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब हम देखेंगे इल्तुतमिश के बाद दिल्ली पर जो शासन किया वो इल्तुतमिश के पुत्री रजिया सुल्तान थी। उसका कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला सुल्तान थी। वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और प्रशासनिक कार्यों में कुशल थी। उनकी योग्यता और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि उसे लगता था कि रजिया अपने अन्य पुत्रों की तुलना में शासन चलाने के लिए अधिक योग्य हैं। लेकिन इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को नहीं बल्कि अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन का शासन अत्याचारी और कमजोर साबित हुआ, जिससे जनता और अमीर दोनों उसके विरोध में हो गए। परिणाम स्वरूप उसे सत्ता से हटा दिया गया और 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी तथा दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी।
उसके बाद के पॉइंट कहता है रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती थी। वो पुरुषों की तरह खुले दरबार में बैठकर शासन चलाती थी और स्वयं सेना का नेतृत्व भी करती थी। उनका उद्देश्य एक सक्षम और प्रभावशाली शासक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना था। इसलिए उन्होंने प्रशासन और युद्ध दोनों में सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल के पास रजिया सुल्तान और उनके पति अल्लुनिया की हत्या कर दी गई। सत्ता वापस पाने के प्रयास के दौरान वे अपने विरोध से हार गए, जिसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। इस घटना के साथ रजिया सुल्तान का शासन समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के दूसरा राजवंश जिसका नाम है खिलजी वंश। उसका कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चला था। इसमें कहा गया है 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का अंत तब हुआ जब उसके अंतिम शासक शमसुद्दीन फ्यूमर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और खिलजी वंश की स्थापना की। इसी घटना के साथ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन समाप्त हो गया और खिलजी वंश के शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट कहता है खिलजी मूल रूप से अफगानिस्तान की हेलमंद नदी के आसपास रहने वाला एक समुदाय था। समय के साथ उन्होंने तुर्कों की भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज अपना लिए, इसलिए उन्हें तुर्कीकृत जाति कहा जाने लगा। बाद में इसी समुदाय के लोग ने भारत आकर दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की। तो हम खिलजी वंश के पहले शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को हम पढ़ेंगे। उनका कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक और पहला शासक था। सुल्तान बनने से पहले उसका नाम मलिक फिरोज था। 1290 ईस्वी में सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सत्ता अपने हाथ में ले ली और खिलजी वंश का नया शासक बन गया। अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद खिलजी वंश में दूसरा शासक आया था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा था 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। इसमें कहा गया है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार हुआ और उसने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा धार्मिक सुधार किए। सुल्तान बनने से पहले उसका बचपन का नाम अली गुरुसप्पा था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। शुरुआती सैन्य सफलता और लगातार जीत के बाद उसने सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इस उपाधि का उद्देश्य स्वयं को महान विजेता सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के समान शक्तिशाली और विजयी शासक के रूप में प्रस्तुत करना था। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा साम्राज्य विस्तार को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा गया है 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। उस समय चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। इस विजय के साथ रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती के जौहर की कथा भी प्रसिद्ध है। हालांकि ये कथा समकालीन ऐतिहासिक स्रोत में नहीं मिलती। इसका सबसे प्रसिद्ध वर्णन मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा 1540 ईस्वी में लिखे गए पद्मावत नामक काव्य में मिलता है, जिसे इतिहास का सामान्यतः एक साहित्यिक कृत मानते हैं, न कि पूरी तरह ऐतिहासिक तथ्य। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रानी पद्मिनी की कथा का प्रमुख स्रोत पद्मावत है। नेक्स्ट पॉइंट चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिज्राबाद रख दिया। इस नामकरण का उद्देश्य अपनी विजय को स्थायी रूप से यादगार बनाना और उस क्षेत्र पर अपने शासन का प्रभाव स्थापित करना था।
नेक्स्ट पॉइंट, 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां के बघेल शासक राय कर्णदेव को पराजित किया। इस विजय के बाद उसकी पत्नी कमला देवी को दिल्ली लाया गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह कर लिया। यह गुजरात अभियान अलाउद्दीन की प्रारंभिक महत्वपूर्ण विजयों में एक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति और विश्वसनीय पात्र जो कि मलिक काफूर के बारे में। पहला पॉइंट कहता है, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रमुख और विश्वसनीय सेनापति था। उसने अलाउद्दीन के आदेश पर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर सफलता से सैन्य अभियान चलाया था। उसकी विजय से दिल्ली सल्तनत की शक्ति और धन संपत्ति में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1299 के गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण वो 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में उसकी योग्यता और सैन्य कौशल से प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मलिक ए नायब यानी कि उप शासक जो कि मुख्य प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त किया। इसके बाद मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियान चलाकर दिल्ली सल्तनत की शक्ति और प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वारा समुद्र और मदुरई जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर सफल आक्रमण किए। इन विजयों से दिल्ली सल्तनत को अधिक धन संपत्ति, कर और राजनीतिक प्रभाव प्राप्त हुआ तथा दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में। इसमें कहा गया है, अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि उसकी मूल्य नियंत्रण यानी कि मार्केट कंट्रोल नीति थी। इस नीति के तहत उसने अनाज, कपड़े, घोड़े, दासों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा निश्चित कर दी ताकि बाजार में महंगाई ना बढ़े और वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे। इस व्यवस्था से उसकी बड़ी सेना का खर्च भी कम हुआ क्योंकि सैनिकों को कम वेतन में भी आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल जाती थी। अब हम इस बाजार नियंत्रण से रिलेटेड प्रमुख अधिकारी या फिर विभाग को हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पहला आता है दीवान रियासत जो कि है बाजार नियंत्रण विभाग। दूसरा आता है सहनाए मंडी जो कि बाजार अधीक्षक होता है। तीसरा आता है बरीद मंडी जो कि निरीक्षक होता है और चौथा आता है सुन्नियान जिसको गुप्तचर विभाग भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा व्यवस्थित की गई प्रशासनिक विभाग को। इस प्रशासनिक विभाग के जो प्रमुख विभाग हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला आता है दीवान ए वजारत जो कि वित्त विभाग कहलाता है। दूसरा आता है दीवान ए इंसा जो कि शाही पत्राचार विभाग कहा जाता है। तीसरा आता है दीवान ए आरिज जो कि सेना विभाग कहा जाता है और चौथा आता है दीवान ए रसालत जिसे विदेश विभाग कहा जाता है। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाए गए राजधानी और बनाए गए स्थापत्य स्मारक के बारे में हम देखेंगे। इसमें यह है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का दूसरा नगर सीरी जिसे कहा जाता है इसको बसाया और उसकी सुरक्षा के लिए सीरी किले का निर्माण कराया। नगर में रहने वाले लोगों और सैनिकों की पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसने हैज ए अलाई नामक एक विशाल जलाशय बनाया जिसे आज हैज खास के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर अलाउद्दीन की राजधानी का महत्वपूर्ण भाग था और उस समय दिल्ली के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर में स्थित कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। यह दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसकी सुंदर नक्काशी, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग तथा वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई मेहराबें इसे भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि में शामिल करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह परिसर में करवाया था। ये दिल्ली सल्तनत काल की महत्वपूर्ण मस्जिदों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये मस्जिद अपनी सादगी और सुंदर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है तथा आज भी दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में गिनी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हजार खंबा महल यानी कि हजार सुतून महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने श्रीनगर में करवाया था। यह उसका प्रसिद्ध शाही राजमहल था जहां दरबार लगाया जाता था और महत्वपूर्ण राजकीय कार्य संपन्न होते थे। इसका नाम हजार सुतून या फिर हजार खंबे इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में खंभों का उपयोग किया गया था। यह महल उस समय की भव्य वास्तुकला और अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति एवं वैभव का प्रतीक माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सांस्कृतिक संरक्षण के बारे में। उसमें आता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वानों और कवियों को संरक्षण मिला। इसमें सबसे प्रमुख अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी थे। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले आते हैं अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्हें तूत हिंद यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। वो प्रसिद्ध फारसी कवि, संगीतज्ञ, लेखक और इतिहासकार थे। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक और ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की तथा भारतीय संगीत और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए अमीर खुसरो को मध्यकालीन भारत के महान साहित्यकारों में गिना जाता है। दूसरे में आते हैं अमीर हसन देहलवी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के प्रसिद्ध फारसी सूफी कवि थे। उन्हें अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने फारसी भाषा में अनेक उत्कृष्ट काव्य रचनाएं की और मध्यकालीन भारत के प्रमुख सूफी साहित्यकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उनकी रचनाओं में सूफी विचारधारा, प्रेम और आध्यात्मिकता का सुंदर चित्रण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर तिथि यानी कि वर्ष अंकित कराने की परंपरा भी शुरू की। इससे सिक्कों के जारी होने का समय स्पष्ट रूप से पता चलने लगा और प्रशासनिक व्यवस्था में अधिक सुव्यवस्था तथा प्रामाणिकता आई। परीक्षा की दृष्टि से यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के तीसरा वंश, जिसे तुगलक वंश भी कहा जाता है। उसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। इसका पहला पॉइंट कहता है, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। बाद में 1320 ईस्वी में खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या कर स्वयं सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसी वर्ष गाजी मलिक ने खुसरो शाह को युद्ध में पराजित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासन की शुरुआत हुई। अब हम देखेंगे तुगलक वंश के पहला शासक, जिनका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। उनका कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना करने के बाद उसने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक बना। उसके शासन के साथ दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासनकाल में मंगोलों के कई आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल किया। उसने अपनी मजबूत सैन्य व्यवस्था और प्रभावी नेतृत्व के बल पर दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा की। मंगोलों को बार बार पराजित करके उसने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की और सल्तनत की शक्ति को मजबूत बनाए रखा। नेक्स्ट पॉइंट, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद दुर्ग का निर्माण करवाया। यह दुर्ग दिल्ली सल्तनत के सबसे विशाल और मजबूत किलों में से एक माना जाता है। इसे राजधानी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऊंची और मोटी दीवारों के साथ बनाया गया था। आज भी तुगलकाबाद दुर्ग मध्यकालीन भारतीय
स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1323 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने वारंगल पर विजय प्राप्त की और वहां के काकतीय राजवंश का अंत कर दिया। इस विजय के बाद वारंगल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया और दक्षिण भारत में तुगलक वंश का प्रभाव और अधिक बढ़ गया। ये गियासुद्दीन तुगलक की प्रमुख सैन्य सफलताओं में एक मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक लकड़ी के बने महल यानी कि मंडप के गिर जाने से हो गई। इसके बाद उसका पुत्र जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। उसके शासनकाल में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण वो दिल्ली सल्तनत के सबसे चर्चित शासकों में गिना जाता है। तो आगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका कार्यकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वाकांक्षी और नए नए प्रयोग करने वाला शासक माना जाता है। वो अपने शासन में बड़े बदलाव लाना चाहता था और कई नई योजनाएं लागू की। हालांकि उसके कई प्रयोग अपने समय से आगे थे, लेकिन सही योजना और व्यवस्था की कमी के कारण उसमें से अधिकांश सफल नहीं हो सके। इसलिए इतिहास में उसे एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने बड़े और साहसिक फैसले लिए, लेकिन उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जूना खां था। जब वो अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में युवराज यानी कि राजकुमार बना और सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, तब उसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी। बाद में 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर पहुंच गया। उसके समय में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के बड़े हिस्से तक सल्तनत का नियंत्रण था। इसी कारण उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के सबसे विशाल क्षेत्रीय विस्तार का समय माना जाता है। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बारे में। इसमें कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थानांतरित की। उसका उद्देश्य पूरे साम्राज्य पर बेहतर नियंत्रण रखना और दक्षिण भारत के क्षेत्रों के साथ प्रशासनिक संपर्क को मजबूत बनाना था। लेकिन लोगों को इतनी दूर बसाना और पूरे प्रशासन को स्थानांतरित करना बहुत कठिन साबित हुआ। इसीलिए ये योजना सफल नहीं हो सकी और कुछ समय बाद राजधानी को फिर से दिल्ली वापस लाना पड़ा। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी के प्रचलन के बारे में। इसमें कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पित्तल के सांकेतिक यानी कि टोकन सिक्के चलाने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य कीमती धातुओं के बचत करना और मुद्रा का अधिक उपयोग करना था। लेकिन उस समय नकली सिक्के बनाने पर प्रभावी नियंत्रण नहीं था, इसलिए लोगों ने बड़ी संख्या में नकली तांबे और पित्तल के सिक्के बना लिए। इससे अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई और अंततः ये योजना असफल हो गई। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विदेशी यात्री यानी कि इब्न बतूता उसके दरबार में आए थे। पहला पॉइंट, 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पहुंचा था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया था।
नेक्स्ट पॉइंट, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इस प्रकार इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत का प्रतिनिधित्व करते हुए चीन की यात्रा की। यद्यपि यात्रा के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसकी यात्रा का वर्णन उस समय के भारत और अन्य देशों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा और यहाँ के समाज, प्रशासन तथा शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिहला में किया, जो उस समय के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाए गए जहांपना नगर के बारे में। इसमें कहा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने पुरानी दिल्ली के अलग अलग नगरों जैसे सीरी, तुगलकाबाद और पुरानी दिल्ली यानी कि किला राया पेथोरा को जोड़कर जहांपना नामक एक नया नगर बसाया। इसका उद्देश्य इन सभी नगरों को एक सुरक्षित और संगठित प्रशासनिक क्षेत्र में बदलना था, ताकि शासन चलाना और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना अधिक आसान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 1350 ईस्वी में निर्मित बेगमपुरी मस्जिद जहांपना नगर की प्रमुख मस्जिद थी। यह मस्जिद उस समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र थी। तुगलक काल की वास्तुकला का ये एक प्रमुख उदाहरण मानी जाती है और आज भी दिल्ली के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में शामिल है। अब हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि इतिहासकार उनके बारे में क्या कहते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इस कथन का अर्थ यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसकी कई नीतियां और असफल प्रयोगों के कारण जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं सुल्तान को भी लगातार विद्रोह और समस्याओं से जुड़ना पड़ा। इसलिए इतिहासकार ने इस टिप्पणी के माध्यम से दोनों के बीच चले लंबे संघर्ष और असंतोष को व्यक्त किया है। अब हम देखेंगे तुगलक वंश के नेक्स्ट शासक जो कि है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उनका कार्यकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने 1351 ईस्वी में गद्दी संभाली और तुगलक वंश के प्रमुख शासकों में शामिल हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे नहरों का निर्माण, नए नगर बसाना, बाग बगीचे बनाना और अनेक इमारतों का निर्माण करना, ये सब कुछ था। अब हम देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में। इसमें कहा गया है, कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिला बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसका पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई। उसने क्षतिग्रस्त भागों को दोबारा बनवाया, जिसके कारण आज कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिला की बनावट नीचे की मंजिला से कुछ अलग दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगभग 300 नए नगर बसाने का श्रेय प्राप्त किया। इन नगरों का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और लोगों के रहने के लिए नई बस्तियां विकसित करना था। उसके द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों में फिरोजाबाद जो कि दिल्ली में स्थित है, दूसरा हिसारा, तीसरा फतेहाबाद और चौथा जौनपुर शामिल है। इनमें से कई नगर आज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाया। यह दिल्ली में स्थित है और फिरोजाबाद नामक उसकी नई राजधानी का प्रमुख दुर्ग यानी कि किला था। इस किले का उपयोग शासन चलाने और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। आज फिरोज शाह कोटला दिल्ली का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, जहां अशोक का एक प्राचीन स्तंभ भी स्थापित है। अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए मुद्रा व्यवस्था को।
इसमें कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से बने सिक्के जारी किए। इसके साथ ही उसने छोटे लेन देन को आसान बनाने के लिए अध यानी कि आधा और बीख यानी कि एक चौथाई नामक छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के भी चलाए। इन सिक्कों के प्रचलन से सामान्य लोगों को दैनिक व्यापार और खरीद बिक्री में अधिक सुविधा मिली। इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शशागानी नाम का एक विशेष प्रकार का सिक्का भी प्रचलन में था। यह उस समय की मुद्रा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसलिए फिरोज शाह तुगलक के काल में बिलोन के सिक्के को अध यानी कि आधा, बिख यानी कि एक चौथाई तथा शशागानी जैसे विभिन्न प्रकार के सिक्कों का उपयोग किया जाता था, जिससे व्यापार और लेन देन अधिक सुविधाजनक हुआ। अब हम पढ़ेंगे तैमूर यानी कि जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, उसका भारत आक्रमण के बारे में, जो कि उसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके दिल्ली पर लूटपाट, नरसंहार और व्यभिचार किया था। पहला पॉइंट, तैमूर जिसे तैमूर लॉन्ग भी कहा जाता है, ये मध्य एशिया का एक शक्तिशाली विजेता था। उसने समरकंद यानी कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से अपने विशाल साम्राज्य का शासन चलाया। अपनी सैन्य शक्ति और लगातार विजयों के कारण तैमूर अपने समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में गिना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। नाम मात्र का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसके शक्तिशाली वजीर मल्लू इकबाल के हाथों में थी। दिल्ली सल्तनत उस समय आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक कमजोरी से जूझ रही थी, जिसका लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को दिल्ली के निकट तैमूर और सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुगलक सेना पराजित हो गई, जिसके बाद तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद उसकी सेना ने बड़े पैमाने पर लूटपाट और नरसंहार किया, जिससे शहर को भारी जन धन की हानि हुई और दिल्ली सल्तनत की शक्ति को गहरा आघात पहुंचा। नेक्स्ट पॉइंट, तैमूर का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन स्थापित करना नहीं था, बल्कि यहाँ से धन संपत्ति लूटना था। इसलिए दिल्ली में कुछ समय रुकने के बाद वो लूटा हुआ अपार धन लेकर समरकंद लौट गया। जाते समय उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। बाद में 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की शुरुआत की। उस नए राजवंश का नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों, अब हम दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश जो कि सैयद वंश है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। इस सैयद वंश के कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। इसमें कहा गया है कि 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस आक्रमण के कारण सल्तनत की राजनीतिक, आर्थिक और न्याय शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया और खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन शुरू हुआ। यानी कि पहले हम देखेंगे सैयद वंश के प्रथम शासक खिज्र खां के बारे में, जिनका कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक चला था। इसमें कहा गया है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के बाद तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर यानी कि शासक नियुक्त किया। तैमूर के समरकंद लौट जाने के बाद खिज्र खां ने इस क्षेत्र पर शासन किया। बाद में 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर सैयद वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का नया शासक बना। ये चीज हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, 28 मई 1414 ईस्वी को खिज्र खान ने दौलत खान लोधी को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। इसके साथ ही तुगलक वंश का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश के शासन की शुरुआत हुई। खिज्र खान सैयद वंश का पहला शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, खिज्र खान ने अपने आप को रैयत आला अर्थात प्रजा का सर्वोच्च सेवक कहा। उसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि नहीं दी बल्कि जनता का सेवक मानते हुए शासन चलाने पर जोर दिया। यही कारण है कि इतिहास में उसे रैयत आला की उपाधि से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे सैयद वंश के दूसरा शासक मुबारक शाह के बारे में, जिनका कार्यकाल 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। उसने 1421 ईस्वी में गद्दी संभाली और सैयद वंश का दूसरा शासक बना। मुबारक शाह ने अपने शासनकाल में सल्तनत को मजबूत करने और विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और सैयद वंश का सबसे योग्य और प्रभावशाली शासक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुबारक शाह सैयद वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की। उसने पहली बार अपने नाम से सिक्के भी जारी किए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वो स्वयं को स्वतंत्र और पूर्ण अधिकार वाला शासक मानता था। इससे सैयद वंश की सत्ता और अधिक मजबूत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया। इस नगर की स्थापना का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना और राजधानी के आसपास एक नया शहरी केंद्र विकसित करना था। मुबारकाबाद सैयद वंश के महत्वपूर्ण नगरों में से एक माना जाता है। अब हम देखेंगे मुबारक शाह के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था मोहम्मद शाह। उनका कार्यकाल 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक चला था। इसमें कहा गया है, मुबारक शाह की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह सैयद वंश का सुल्तान बना। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की शक्ति पहले की तुलना में और अधिक कमजोर हो गई। लगातार आंतरिक संघर्ष, प्रांतीय विद्रोह और कमजोर केंद्रीय शासन के कारण सल्तनत का प्रभाव घटता गया, जिससे सैयद वंश की स्थिति भी काफी कमजोर हो गई। मोहम्मद शाह के बाद सैयद वंश का जो अगले शासक आते हैं वो हैं आलम शाह। उनका कार्यकाल 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक चला था। इसका पहला पॉइंट, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक बना। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी और शासन चलाने में अधिक रुचि नहीं रखता था, जिसके कारण सल्तनत की स्थिति और बिगड़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन की जिम्मेदारियों से दूरी बना ली और दिल्ली छोड़कर बदायूं को अपना निवास बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली का शासन बहलोल लोदी को सौंप दिया। इसके साथ ही सैयद वंश का अंत हो गया और बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना की। इस प्रकार 1451 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन शुरू हुआ। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का पांचवा तथा अंतिम वंश, जिसे लोदी वंश भी कहा जाता है। उसका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली की सत्ता संभालकर लोदी वंश की स्थापना की। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की शुरुआत हुई। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम राजवंश था। इसके बाद 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान यानी कि पठान वंश था। इसकी स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने की थी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर तुर्क मूल के शासकों का शासन था, लेकिन लोदी वंश के साथ पहली बार अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता संभाली। इसलिए इतिहास में लोदी वंश को दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश माना जाता है।
लोधी वंश का प्रथम शासक था बहल्लल लोधी, जिनका कार्यकाल 1451 ईस्वी से 1499 ईस्वी तक चला था। ये चीज मैंने आपको आगे ही बता चुका हूँ कि बहल्लल लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक था। बहल्लल लोधी के बाद दूसरा शासक आता है सिकंदर लोधी, जिनका कार्यकाल 1499 से 1517 ईस्वी तक चला था। पहला पॉइंट, बहल्लल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का राजा बना। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोधी ने भूमि की सही माप के लिए गज सिकंदरी नाम का एक मानक माप लागू किया। इसके प्रयोग से खेतों की नाप जोख एक समान तरीके से होने लगी, जिससे भूमि का सही रिकॉर्ड तैयार करना और किसानों से उचित भूमि कर यानी कि लागन वसूल करना आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। बाद में उसने दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा का स्थान सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए राजधानी बनने के बाद यह प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोधी साहित्य और कला का भी प्रेमी था। वो गुलरुख उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। उसके शासनकाल में फारसी भाषा और साहित्य को विशेष संरक्षण मिला, जिससे विद्वानों और कवियों को भी प्रोत्साहन मिला। अब हम सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी को पढ़ेंगे, जो कि लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसका कार्यकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला था। फर्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना और वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम लोधी लोधी वंश का ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। उसके शासनकाल में अनेक अफगान सरदार उससे असंतुष्ट हो गए, जिसका लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। फलस्वरूप 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब हम पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पहला पॉइंट, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने अपनी तुलगमा युद्ध नीति और तोपखाने यानी कि आधुनिक तोपों का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना के पास ऐसे आधुनिक युद्ध तकनीकी नहीं थी। परिणाम स्वरूप बाबर को विजय मिली और इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया। इस जीत के साथ लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस विजय के साथ ही लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया और लगभग 320 वर्ष यानी कि 1206 से 1526 ईस्वी तक चला दिल्ली सल्तनत का शासन भी समाप्त हो गया। इसके बाद भारत में मुगल शासन का एक नया युग शुरू हुआ। यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत का ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टॉपिक और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।